चलिए, अब शुरू करने जा रहे हैं बिहार मतलब बीपीएससी का एईडीओ का सेट नंबर हिंदी का तीसरा, ठीक है? इसमें भी 70 क्वेश्चन हिंदी का चलेगा। इंग्लिश का भी एक ही साथ चलेगा, 1 से 4 सेट आएगा और एक दिन में आएगा, तो टेंशन नहीं लीजिएगा, सब अब मैं अपलोड कर दूँगा। जब भी फ्री होइएगा देख लीजिएगा। ये ज़रूरी नहीं कि प्रेशर है कि आज ही देखें। तो चलिए, पहला प्रश्न यह है कि गर्दन पर सवार होना, मुहावरे का अर्थ है। तो गर्दन पर सवार होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए। पहला प्रश्न का आंसर का जवाब दीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी, पीछा ना छोड़ना। मतलब गर्दन पर सवार होना मतलब कि हम भाई बेताल हैं, विक्रम बेताल वाला बेताल हैं, हम पीछे चढ़ गए तो छोड़ेंगे नहीं, ये वाला बात है। पीछे ना छोड़ना मतलब पीछा नहीं छोड़ेंगे। दूसरा प्रश्न को ध्यान से देखिए, दूसरा प्रश्न है इनमें से कौन-सा शब्द जो है मूल का अनेकार्थी शब्द है। अनेकार्थी शब्द मतलब पर्यायवाची शब्द है। तो हम बताएँगे इसमें भूमि, पत्थर और जोड़ नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी जड़ होगा। तो जड़ जो है इसका मूल है, ये इम्पोर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ तीसरे प्रश्न का, तीसरा प्रश्न है इनमें से कौन-सा शब्द जो है इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो इंद्र का पर्यायवाची कौन-सा नहीं है ये बता दीजिए। तो तीसरे प्रश्न की अगर बात करूँ कि इनमें से कौन-सा शब्द इंद्र का नहीं है पर्यायवाची, तो हम बताएँगे इसका डी, पुलो मजा। पुलो मजा जो है ये इंद्र का जो है पर्यायवाची नहीं है। जिमुत वाहन ये है, वाशव है, शक्र है, ये सब जो है इंद्र का, पुरंदर इंद्र का, देवराज इंद्र का, सुरपति ये भी इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। लेकिन पुलो मजा इंद्र का पर्यायवाची नहीं, बल्कि यह इंद्र की पत्नी सची का पर्यायवाची है। समझ गए? इंद्र की पत्नी क्या जो सची हैं उनकी पर्यायवाची शब्द है ये। अगर मैं बात करूँ चौथे प्रश्न का, इनमें से शुद्ध शब्द कौन-सा है? तो इसमें से शुद्ध शब्द 4 ऑप्शन में से शुद्ध शब्द बताना है, मतलब शुद्ध वर्तनी बताना है, तो आशीर्वाद। आशीर्वाद जो है शुद्ध है। अब कैसे आशीर्वाद शुद्ध है बताइए? तो कौन-सा आशीर्वाद शुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर सी वाला आशीर्वाद सही है। समझ गए? आ अलग कर दीजिए, सी अलग कर दीजिए और वाद आशीर्वाद ये सही है। ठीक है? आशीर्वाद ये गलत है। आशीर्वाद देखिए ना वाह और ऊपर लगेगा। चलिए 5वें प्रश्न की बात करते हैं। 5वां प्रश्न है अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? अप्रमेय। अप्रमेय शब्द आ जाए तो बताइए किसके लिए? तो अप्रमेय मतलब नहीं। मतलब नहीं, नेगेटिव सेंस में करता है। तो प्लस प्रमेय लगाइएगा तो अप्रमेय मतलब प्रमेय का मतलब होता है प्रमाण से सिद्ध करने योग्य। समझ गए? तो अप्रमेय मतलब प्रमाण से सिद्ध नहीं हो पाएगा। बताइए, तो इसका कौन-सा आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, जो प्राण सॉरी जो प्राण नहीं प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। यहीं छँट गया, है ना? मतलब प्रमेय होगा तो प्रमाण से सिद्ध करना है कि प्रमेय है। चलिए छठे प्रश्न की बात करते हैं। छठा प्रश्न है ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो। ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो, इसका या इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? बताइए मतलब मान लीजिए कोई फूल है और वो पूरा खिला ही नहीं हो, बेचारा अधूरा होगा। तो अब बताइए इसे हम किस वर्ड में लेंगे? तो हम बताएँगे इसका अगर शब्दों की बात करें तो हम मुकुल बोलेंगे, मुकुल। मुकुल शब्द जो है, जिन्हें भी मुकुल शब्द पढ़ा है, ये याद रखिएगा, वो बेचारे ऐसे जीवन में हैं कि फूल तो हैं, लेकिन पूरा खिल नहीं पाते हैं। और ये वास्तविक जीवन में जिनका नाम है ना, वो भी देखिएगा अपने जीवन को पलट के देखिए। बढ़ते हैं, बहुत है, सब कुछ है, लेकिन वो एक न एक समय के लिए कहीं न कहीं वो अटके हुए हैं। बात नहीं करेंगे, आगे बात करेंगे 7वें प्रश्न का। इनमें से कौन-सा शब्द जो है समास का विपरीत शब्द है? पहला सेट हो चुका है, दूसरा सेट हो चुका है, ये तीसरा सेट चल रहा है और जल्द से जल्द हम खत्म करेंगे। दिन में 2 वीडियो लाएँगे बीपीएससी एडीओ का, लेकिन आएगा, प्लेलिस्ट बना होगा, याद रखिएगा और टेलीग्राम पे जो है सेंड किया जाएगा, हर रात को डेली 10 बजे आएगा। तो ये खत्म हो जाएगा, बताइए। और इसके बाद इंग्लिश का आएगा, इसके बाद इंग्लिश के बाद हिंदी का आएगा, हिंदी के बाद सॉरी हिंदी चल रहा है, फिर जीके आएगा, जीके के बाद जो मैथ और रीजनिंग होगा वो देखेंगे, अन्यथा रोक देंगे। तो बताइए 7वें प्रश्न का इनमें से कौन-सा शब्द जो है समास का विपरार्थी मतलब विपरार्थक है? तो विपरार्थक तो समास का उल्टा कौन होगा बताइए? समास का उल्टा बता दीजिए प्लीज़। तो समास का अगर बात करें, तो हम बताएँगे भाई व्यास, व्यास होगा। क्या ये सही है? 7वें प्रश्न का सवाल दीजिए, तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण या पास लाना। इसका विपरीत शब्द होगा व्यास। व्यास मतलब बड़ा, विस्तार, फैलाव। तो यही हो गया ना। अब संधि आप लगा देते हो, संधि अलग है, संधि और समास का अंतर अलग है, लेकिन ये नहीं होगा। अगर बात करें 8वें प्रश्न का, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो तथा जिसमें समुच्चय बोध
समुच्चय बोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? बताइए। मतलब वैसा समास बताइए जो कि दोनों पद प्रधान हो। तो दोनों पद मतलब पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान हो, तो हम जान गए कि उनमें द्वंद्व समास होगा, क्योंकि द्वंद्व ही है ना, तो द्वंद्व है। अगर इसी जगह पर लिखता कि तीसरा पद मतलब दोनों पद प्रधान हो और तीसरा निकले, ऐसा कुछ होता, तब हम सोचते कि अरे राम! कुछ तो बात है। लेकिन यहाँ तो भाई दोनों पद प्रधान है और एक समुच्चय बोध होता है लोप होते हुए, तो द्वंद्व ही है ना, घास-फूस। पढ़े थे? सेकंड सेट पढ़े होंगे ना, तो ये याद आया होगा, घास-फूस। चलिए, 9वाँ प्रश्न की बात करें, इनमें से पांडित्य, पांडित्य बोलिए, पांडित्य में उपयुक्त प्रत्यय कौन-सा है? बताइए। पांडित्य में उपयुक्त मतलब प्रयुक्त प्रत्यय 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 बताना है, इसमें प्रत्यय का होगा। प्रत्यय मतलब होता है पीछे और उपसर्ग मतलब आगे, तो प्रत्यय पीछे वाला बताइए, कौन-सा प्रत्यय पीछे निकलेगा? 9वाँ प्रश्न का जवाब दीजिए। तो पंडित तो हम समझते हैं, यह शब्द लगा है, तो यह प्रत्यय हो गया, समझ गए? तो हम जान गए ऑप्शन नंबर में यह जो है डी वो सही होगा 9वाँ में प्रश्न में। 10वाँ प्रश्न को बताइए। 10वाँ प्रश्न है क्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन-सा कथन सत्य है? अब कथन सत्य है मतलब कि इसमें से तो पढ़ना पड़ेगा। बताइए। क्रिया के संदर्भ में मतलब क्रिया हम पढ़ रहे हैं अब। क्रिया से जो पढ़े होंगे उससे सवाल है। तो इसका कथन याद रखिएगा। क्रिया के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नाम बोधक क्रिया कहते हैं। यही तो गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। नाम बोधक कैसे होगा? कुछ नहीं। क्रिया जुड़ेगा तो नाम बोधक हो जाएगा, नहीं। उसमें संयुक्त क्रिया बोल दीजिएगा, नहीं। चलिए, जब कर्म संज्ञा की तरह, ठीक है, व्यवहार में आए, तब वह क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। ये भी बात गलत है। हाँ, ये सही है ऑप्शन नंबर सी। क्यों सही है? बता देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है, और सही बात है, क्रिया मतलब कि रुकना नहीं चाहिए। एक काम खत्म हो दूसरा काम खत्म हो तीसरा काम, तब पहली क्रिया जो है पूर्वकालिक कहलाती है। तो यही तो है, पहली क्रिया क्या कहलाएगी? पूर्वकालिक। मतलब एक क्रिया खत्म किया मैंने दूसरा क्रिया चालू किया, तो ऑप्शन नंबर सी सही लगा है 10वां प्रश्न का। ठीक है, अब हम चलेंगे 11वें प्रश्न की बात करेंगे। 11वां प्रश्न करिए, चलिए ध्यान से देखते हैं। 11वां प्रश्न बताइए, राम गया, इस वाक्य में कौन सा काल है? राम गया, इसमें कौन सा काल है बताइए? तो राम गया का शब्द जैसे ही आएगा ना, तो हम बताएंगे भाई राम गया भूतकाल, मतलब सामान्य भूतकाल क्रिया के रूप में होगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए सामान्य भूतकाल। ये सब मैं पढ़ाऊंगा। अगर आप चाहते हैं तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नरेंद्र गार्डन को सपोर्ट करें। अरे गुलाबो, झाड़ ठीक से लगा, ठीक है, अरे गुलाबो झाड़ ठीक से लगा में कौन सा कारक है बताइए? अरे गुलाबो झाड़ ठीक से लगा में कौन सा कारक है बताइए? इसमें कौन सा कारक है? ठीक से लगा, बताइए, दिमाग में आया होगा। तो इसमें संबोधन कारक है। संबोधन कारक क्यों? ये पॉइंट देख रहे हैं, ये जो है गुलाबों के बगल में ये संबोध का इंडिकेशन करता है, तो संबोधन कारक हो गया। संबोध कर रहा है ना, अरे गुलाबो झाड़ ठीक से लगाओ, है ना, संबोध कर रहा है ना किसी को भी। चलिए, अगर मान लीजिए 13वां प्रश्न की बात करें, तो इनमें से विषमादि बोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? तो विषमादि बोधक का अव्यय का उदाहरण अगर आपसे पूछ रहा है तो क्या जवाब दीजिएगा? प्लीज कमेंट कीजिए। तो विषमादि बोधक अव्यय के शब्द की अगर बात करें, तो इसमें हर्ष, शोक, आश्चर्य, प्रशंसा, घृणा आदि ये सब शब्दों का नाम सुने होंगे, है ना? लेकिन विषमादि बोधक बोल रहा है, समझ गए? तो विषमादि बोधक मतलब होता है, क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, धन्य धन्य, धन्य धन्य। विषमादि बोधक धन्य धन्य नहीं बोलते हैं। किसी को खुश करते हैं तो एकदम एक तरह से उसे आशीर्वाद के रूप में देते हैं, अपना हर्ष व्यक्त करते हैं, भाव व्यक्त करते हैं, धन्य हो गया मैं, धन्य धन्य हो गए, है ना? तो ऐसे शब्द बोलते हैं। पौने प्रश्न है, राम बहुत बहादुर है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है? विशेष्य है मतलब विशेषण का विशेष्य है, बताइए। तो हम बताएंगे कि विशेषण जो होते हैं जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता हो उसे विशेषण कहते हैं, और उसी में से जो निकल गया वो विशेष्य हो गया। मतलब राम बहादुर है, राम बहुत बहादुर है, तो बहुत जो है ये क्या है? विशेष्य है कि कुछ नहीं है, बताइए। तो हम बताएंगे यहाँ पे विशेष्य की बात हो रही है। तो विशेष्य में देखिए बहादुर शब्द जो है राम की विशेषता बता रहा है, इसलिए बहादुर विशेषण है ना? लेकिन राम विशेष हो गया, राम की बहादुरी बताई जा रही है ना। तो याद रखिए,
बहुत शब्द जो है बहादुर विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, तो ये भी एक अलग हो गया। तो मतलब राम, राम विशेष है। राम विशेष क्यों है? क्योंकि राम की बहादुरी की बात हो रही है, तो बहादुरी तो विशेषण हो गया। अब जिसकी बारे में बता रहे हैं वो विशेष हुआ ना जी, तो राम विशेष हो गया। समझ गए? नहीं समझे? समझे कि नहीं कमेंट कीजिएगा, नहीं तो स्पेशल टॉपिक इसका चलाऊंगा। सफेद कमीज में कौन सा विशेषण है? सफेद कमीज में, अब बताइए कौन सा विशेषण? अब पूछ दिया, विशेष नहीं। तो सफेद कमीज, सफेद विशेषण है कि कमीज विशेषण है, बताइए। तो इसमें याद रखिएगा गुणवाचक विशेषण है। तो गुणवाचक विशेषण मतलब कौन सा विशेषण पूछा? सफेद कमीज में गुणवाचक विशेषण पूछा। क्लियर हो गया? मतलब जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, अवस्था आदि का बोध कराता हो, उसमें सफेद, सफेद जो है शब्द जो है कमीज, कमीज को इंडिकेट कर रहा है। कमीज के रंग की विशेषता बता रहा है। तो कमीज जो है संज्ञा है और जो सफेद है वो विशेषता बता रहा है। ये ध्यान रखना होगा। इसमें गुण जो है सफेद है, सफेद गुणवाचक विशेषण हुआ। ऐसे ध्यान रखिए। ठीक है? प्रश्न की बात करते हैं। किसकी? 18वें प्रश्न की। 18वां प्रश्न क्या है सुनिए। व्युत्पत्ति के विचार से शब्दों के कितने भेद हैं? तो 18वां प्रश्न को देखिए, व्युत्पत्ति मतलब बनावट, रचना के आधार पर अगर पूछा कि शब्द कितने भेद हैं, तो शब्द के कितने भेद होंगे? तो 3 ही भेद माने जाएँगे। कितने भेद? 3 भेद। तो 3 आंसर लगा दीजिएगा। ठीक है? अब इसमें कौन-कौन है? रूढ़ शब्द, जिसका सार्थक खंडन नहीं हो सकता, ये बताइए। जैसे जल और घर, इसका खंडन नहीं किया जा सकता। दूसरा है यौगिक शब्द, जो कि 2 या अधिक शब्द के योग से बनता है, मिलकर बनता है। जैसे पाठशाला, राजकुमार, ऐसे शब्द बनेंगे। तीसरा है योग रूढ़। योग रूढ़ में होता है जो यौगिक होते हुए भी किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाता है, जैसे पंकज, दशानन। तो दशानन और पंकज ये शब्द जो है मिला हुआ है, यौगिक है, लेकिन रूढ़ है, मतलब इसे खंडित नहीं किया जा सकता। जैसे दशानन, जिसका 10 सिर हो, तो इसमें खंड कैसे करिएगा भाई? है ना? तो ये यौगिक है, मिक्सअप है एक तरह से। तीसरा नंबर का ये ध्यान रखिएगा। तो 3 हो गए व्युत्पत्ति के अनुसार, बनावट के अनुसार। अब है 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न है प वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है? तो प वर्ग का उच्चारण स्थल आपसे पूछेगा, तो आपको बताना है कि प वर्ग के अंतर्गत प, फ, व, भ, म आता है। इन सभी वर्णों का उच्चारण दोनों होठ, मतलब होठ से स्पर्श होता है। प, फ, ब, भ मतलब होठ से, मतलब ओठ से, ओठ से बोल दीजिए, ओठ बोल दीजिए। है ना? अब जैसे कंठ से कौन-सा होता है, मूर्धन्य से कौन-सा होता है, ये सब अगर जानकारी लेनी है, तो भाई इसका डिटेल में लाऊँगा, लेकिन आपके सपोर्ट के बिना कैसे, है ना? तो चलिए, अब आ जाते हैं 19 के बाद हम जो आगे पढ़ेंगे 20 से 22 क्वेश्चन बनाएँगे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि ये पढ़ना पड़ेगा। अब ये पढ़ने के लिए हमको तो पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं थोड़ा फ़ास्ट थोड़ा, कि हमारे देश भारतवर्ष में शोषक और शोषित वर्ग का संघर्ष आज भी जारी है। इन दोनों वर्गों में या इन दोनों वर्गों के संघर्ष में भ्रष्टाचार का जन्म लेना स्वाभाविक है। एकदम है, अमीर और गरीब में तो अंतर है ही, है ना? नीच ऊंच का जो चल ही रहा है, जन्म लेना स्वाभाविक है। देश की पूंजीवादी व्यवस्था में जो है साधारण जनता पूरी तरह से पिसती जा रही है। एकदम सही बात है। विकास के समस्त साधन साधन, ये देखिए यहाँ पे साधन है, यहाँ पे मिला हुआ है। साधन पूंजीपतियों के हाथों में है। योजनाओं से मिलने वाले आर्थिक लाभ का मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग को परिश्रम करने का भी लाभ नहीं मिलता। ईमानदार, बुद्धिमान और प्रतिभाशाली व्यक्ति का मेहनत से कमाई करने की बजाय रोटी, कपड़ा, मकान के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ये तो बात सत्य है। सरकारी सेवाओं पर नियंत्रण होने के पश्चात भ्रष्टाचार बढ़ा है। नौकरशाही तंत्र आदि द्वारा भ्रष्टाचार में और भी बढ़ोतरी हुई है। प्रशासन व्यवस्था में भ्रष्टाचार सबसे बड़ी समस्या बन गया है। आज आदमी अपनी सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भ्रष्टाचार का सहारा लेने के लिए विवश है। ये सब जो है पढ़ते चलिएगा। तो देखिए ये सब पढ़ लीजिएगा। अब इतना हम पढ़ेंगे तो हम भी टाइम वेस्ट हो जाएगा, लेकिन हम बता दे रहे हैं इसलिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है। नहीं पढ़िएगा तो दिक्कत हो जाएगा। आ गया ही हूबहू आ गया तो, है ना? तो इससे भ्रष्टाचार और बढ़ावा मिला है। स्वतंत्रता के बढ़ते वर्षों में भ्रष्टाचार की और भी अधिक जड़ें जम गई है। अर्थात अनैतिक तौर तरीके से किए गए प्रत्येक कार्य भ्रष्टाचार कहलाता है, ये हम जानते हैं। तो अब इसमें सवाल देखिए, अपने मन से भी जवाब दीजिएगा। कैसे? 20वां प्रश्न देखिए। किसी प्रवृत्ति के
या किसी प्रवृत्ति ने भ्रष्टाचार को और अधिक बढ़ावा दिया है? तो मतलब किस प्रवृत्ति ने भ्रष्टाचार को और भी बढ़ावा दिया है? बताइए तो? बेरोज़गारी बढ़ावा देगा, और कौन देगा? बेरोज़गारी सबसे बड़ा तो हानि है, क्या? नहीं, यही गलत है। बेरोज़गारी तो बेचारा को मार ही रहा है, भ्रष्टाचार ही तो बेरोज़गारी को मार रहा है। मतलब रिश्वतखोरी, रिश्वतखोरी बढ़ने के कारण भ्रष्टाचार बढ़ता है, इससे हम लोग को हानि होता है। अगर मान लीजिए 21 सवाल की बात करें, हमारे देश के लिए किस वर्ग के लोग मेहनत की कमाई से जीविका चलाने में असमर्थ होते हैं? तो हम अभी पढ़े मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग और सर्वहार वर्ग, मतलब उपयुक्त सभी होंगे, ऑप्शन नंबर डी ऐसे ही छाट दीजिए। अगर बात करते हैं 22 क्वेश्चन नंबर की, नौकरशाही निरंकुश होकर किसमें लिप्त हो गए हैं? बताइए, इसके अनुसार जो है अंतिम सवाल है 22वां प्रश्न। ये गद्यांश के अनुसार स्पष्ट दिखता है कि भ्रष्टाचार के कारण हो गया है। नौकरशाही निरंकुश होकर किसमें लिप्त हो गए? भ्रष्टाचार में मिल गए, नौकरशाही भी यही कह रहा है। चलिए 23वां प्रश्न की बात करते हैं। अब चलिए थोड़ा फास्ट और चलेंगे। 23वां प्रश्न आ चुके हैं। 23वां प्रश्न है उपविराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है? उपविराम का चर्चा मैंने वन सेट में किया है। अगर आप पढ़े हैं, देखते आ रहे हैं वन सेट से, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो उपविराम का प्रयोग जो है इनमें से किस वाक्य में हुआ है? तो उपविराम में इसमें किस में हुआ है? तो उपविराम में बताइए, 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 बताइए। मिश्र बंधु 3 है, तो ये मिश्र बंधु 3 तो सब में है, ये टेंशन नहीं है। बताइए किसमें हुआ है उपविराम? प्लीज़ कमेंट करेंगे और मैं वेट करूँगा। उपविराम का मतलब होता है 2-2 बिंदु ऊपर नीचे। तो इसमें कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। दिख रहा है जी? तो यही में ना है उपविराम। अगर यही 2 बिंदु और लाइन होता ना तो ये गलत है। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। उपविराम पूछ रहा था, ज़्यादा डिटेल कुछ नहीं पूछ रहा था। 24 क्वेश्चन नंबर। इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है? अर्धविराम का प्रयोग हुआ है। देखिए उपविराम तो पढ़ लिए। अब अर्धविराम मतलब क्या होता है? कमेंट कीजिए। जल्दी बताइए 24वां प्रश्न का जवाब दीजिए। अर्धविराम मतलब होता है ये तो बिंदु होंगे ही गु ठीक है? इसका बिंदु जो नीचे वाला होगा वो थोड़ा-सा ऐसे कट जाएगा। तो कहाँ पे है? ये देखिए ऑप्शन नंबर सी में है ना? अर्धविराम देखिए ये दिख रहा है। तो इस पे भी हम क्यों पढ़ें? हमको अर्धविराम बताना तो बता के निकल जाते हैं। 25 क्वेश्चन नंबर जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के लिंग, ठीक है? कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हो, तब वाक्य में कौन-सा वाच्य लगता है? बताइए, पुरुष के अनुसार बताना है, कौन-सा वाच्य लगेगा? तो हम कर्मवाच्य बताएँगे, कर्तावाच्य बताएँगे, भाववाच्य बताएँगे या सभी बताएँगे? 25 का आंसर का जवाब दीजिए। तो कर्तावाच्य लगाएँगे क्योंकि ये वचन पुरुष कर्ता के रूप में है, तो कृत कर्तावाच्य बता दीजिए। चलिए, इनमें से कौन-सी बोली आकार, आकार, ठीक है? आकार बोलते हैं इसे, आकार बहुल्य है। बताइए कौन-सा है? तो हम ये पढ़े हैं सेट नंबर अगर मेरा 1 और 2 देखते आ रहा है ना, तो ये आंसर आप जवाब लगा दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अवधि का नाम सुने होंगे अवधि, और भी एक नाम सुने थे, बहुत फेमस सुने थे, बताइए? 26 का जवाब है कि ध्वनि के आधार पर जो बोली गई है या बोली का वर्गीकरण किया गया है, वो आकार जो बहुल्य बोली गई है, ये शब्द अंत में आ आता है। आ की ध्वनि जब निकलती है, तो ये आया, गया वाला शब्द है। मतलब कौरवी, कौरवी जिसे खड़ी बोली बोलते हैं, चूँकि हरियाणवी शब्द है ये, हरियाणवी में भी यूज़ करते हैं लोग। तो बताइए, तो कौरवी और भी जगह पे बोली जाती है आ लगा के, ठीक है? भारत के ही राज्य में बोली जाती है। 27 क्वेश्चन नंबर इनमें से कौन-सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है? तो कौन-सी पश्चिमी हिंदी है बताइए? अब पश्चिमी हिंदी की बात करते हैं तो राजस्थान को याद करते होंगे, है ना? लेकिन हमको ये बताइए पश्चिमी हिंदी बोली जाती है। राजस्थानी नहीं, हिंदी। तो हम बताएँगे भाई ये पश्चिमी जो हिंदी है उपभाषा है। इसका विकास जो है सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, जो कि हम राजस्थान में ये भाषा हम सुनते थे। तो अब बताइए कि इस ऑप्शन के हिसाब से कौन-सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर डी सब होंगे कौरवी, कन्नौजी, ब्रजभाषा ये सभी भाषा होंगे, याद रखिएगा। यहाँ तक कि राजस्थानी भाषा में भी अगर आएगा हिंदी शब्द तो पश्चिमी हिंदी के रूप में ही जानते हैं। गुजरात में भी इस तरह का सेंस बहुत सारा है। गुजरात ऐसे मतलब ये बताने के सेंस में ले रहा हूँ, लेकिन अभी तत्काल देखिए कि पश्चिमी हिंदी अगर बात करें, तो ब्रजभाषा, कन्नौजी, कौरवी ये सब अपभ्रंश भाषा के रूप में ही जोड़ा गया है सब में। समझ गए? बताया जाता है, वो हम बाद में बताएँगे। अभी समझाऊँगा तो कहिएगा सर कहाँ-कहाँ से लेके भाग जा रहे हैं। हम सिर्फ़ आंसर पे ही रहना चाहते हैं, ठीक है? भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का क्या स्वरूप है? बताइए। तो भारत में संवैधानिक रूप से जो हिंदी है, उसका क्या महत्व है? यही पूछ रहा है। तो बताएँगे भाई, भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 343 का 1 है, इसके अनुसार बताया गया देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी
को संघ के राजभाषा के रूप में बता दिया गया है, दर्जा दिया गया है। और ये हम अनुच्छेद में पढ़ाए हैं। अनुच्छेद मेरा अगर नहीं देखे हैं 1 से 395 तक, 1 से लेके 395 तक तो देख लीजिएगा, वीडियो डाला हुआ है, देख लीजिएगा, ठीक है? तो ये जो हमारा है, ये तो हम समझ गए कि संवैधानिक रूप से है। तो अब बताइए कि हमारा राजभाषा के रूप में है, संघ का राजभाषा के रूप में हमको दिया गया है मान्यता। अगर मान लीजिए 29 क्वेश्चन नंबर की बात करें, सन 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किस रचनाकार को मिला है? अब लीजिए, अब देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा से समझाया हुआ है, सजाया हुआ है कि अब 2010 में जो साहित्य अकादमी मिला है, किसको मिला है? मतलब करंट से भी पूछ सकता है ना? तो बताइए। तो याद रखिएगा, ये प्रतिष्ठित जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है हिंदी के लिए, ठीक है, हिंदी के लिए किनको मिला है? तो हम बताएँगे उदय प्रकाश जी को मिला है। 29 का आंसर डी, उदय प्रकाश जी को मिला है। अच्छा, 30वां प्रश्न का जवाब दीजिए। 30वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इनमें से किसने किया? तो काल प्रयास मतलब काल को बाँटा है, किसने बाँटने की कोशिश किए हैं? तो उनका नाम बता दीजिए। तो हम बताएँगे इनका नाम जॉर्ज गियर्सन है, गियर्सन, जिनका नाम ऑप्शन नंबर बी दिख रहे होंगे, है ना? ग्रियर्सन बोला जाता है इनको। इन्होंने क्या है 31 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। 31 क्वेश्चन नंबर है, इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि में भारत विभाजन की जो है त्रासदी है? बताइए। भारत विभाजन की त्रासदी की बात करता है, मतलब दुःख की बात करता है। बताइए। तो यशपाल द्वारा रचित उपन्यास झूठ सच हिंदी साहित्य में भारत विभाजन की त्रासदी पर लिखे गए सबसे प्रामाणिक और महाकाव्यात्मक उपन्यास में से एक है, जो कि यह दो भागों में वतन और देश के रूप में, देश का भविष्य के रूप में बांटा है। हर ढंग से बताए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, झूठ सच इनका लिखा हुआ पुस्तक है, जो कि कौन लिखे हैं? यशपाल का नाम सुने होंगे वही। चलिए, अगर बात लीजिए 32 का बात करते हैं। 32 है, मलबे का मलबे का मालिक कहानी का रचनाकार इनमें से कौन है? तो मलबे का मालिक अगर पूछे, इस कहानी का अगर पूछे, तो ये जान लीजिए ये नई कहानी है, आंदोलन से प्रमुख हस्ताक्षर हुआ है, मोहन राकेश द्वारा लिखी गई है। तो किसके द्वारा? मोहन राकेश द्वारा। बोल दिया मैंने। 33वां प्रश्न का जवाब दीजिए। 33वां प्रश्न क्या है? 33वां प्रश्न है कि देरिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो देरिया का जन्म कहाँ हुआ था? प्लीज कमेंट करिएगा। बताइए। तो देरिया का जन्म अगर शब्द पूछे आपसे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। देरिया का शब्द बताइए। तो देरिया अगर आपसे पूछ रहा है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सुने होंगे जाक देरिया, नाम सुने होंगे, सुने होंगे। तो ये कहाँ के थे? ये पूछ रहा है आपसे। तो हम बताएँगे भाई ये कहाँ के रहेंगे? फ्रांस के थे, फ्रांस के दार्शनिक थे। सेट नंबर 1 में भी इनका चर्चा है, फ्रांस के थे। तो ये इम्पोर्टेंट है, रिपीट हो रहा है मतलब आएगा। 34 क्वेश्चन, विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ अपभट्ट में हैं? तो विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ अपभट्ट में हैं? बताइए। 34 का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर बी 2 है। ठीक है? क्या है? 2 है। चलिए 35 क्वेश्चन नंबर है कि इनमें से वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? बताइए। इनमें से वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? बताइए प्लीज़ कमेंट कीजिए। बताइए। तो हम जानते हैं कि ये महाराष्ट्र का एक प्रमुख भक्ति आंदोलन है, ठीक है? जो कि विट्ठल, याद रखिएगा, विष्णु के उपासना वाले व्यक्ति को कहा जाता है। संत ज्ञानेश्वर का नाम सुने होंगे, वही थे, जिन्हें विट्ठल भी बोलते हैं, ज्ञानेश्वर। ठीक है? ऑप्शन नंबर बी। 36 36 क्वेश्चन नंबर है, इनमें से कौन सा भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं है? तो भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं है, मतलब भारतेंदु जी जब थे उस समय नहीं थे। बताइए। बताएंगे तो हम बताएंगे प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन और राजा शिव प्रसाद, सीता हेरिंद भारतेंदु युग से संबंधित है। मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल भारतेंदु युग के बाद के लेखक हैं। तो मतलब रामचंद्र शुक्ल जो हैं ये नहीं हैं, क्योंकि ये बाद में आए थे। ये 1884 से लेके 1941 के बाद की बात बताई जाती है कि उस समय के बाद थे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र तो उस समय के बाद आएँगे ही, ठीक है? ये सब जो थे साथे थे, प्रताप नारायण मिश्र, ये सब साथे थे भारतेंदु जी का। अगर 37 की बात करें, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार शकल, मुझ में विलीन झंकार शकल, मुझ में लय है संसार शकल। अमरत्व फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? लीजिए, इसमें रस बताना है।
तो प्लीज़ बता दीजिए, इसमें रश बताइए 37 का, कौन-सा रश है जी? तो हम बताएँगे कि जिसमें गगन मुझ में लय है या संसार झूलता है वाला शब्द आ जाए, तो रस तो बहुत सुंदर होगा। तो लेकिन कौन-सा रस आएगा? तो ये रस जो है ऑप्शन नंबर बी है, अद्भुत रस है। क्या है? अद्भुत रस है। ऑप्शन नंबर बी। सोचिए ना, गगन मुझ में लय है या देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार शकल, मुझ में लय है संसार शकल, अमृत फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में। तो ये पंक्ति तो अद्भुत होगा ही ना। जो आदमी अपने आप को कह रहा है कि भाई संसार जो झूल रहा है ना, जो संसार के चक्कर में तुम लोग पड़े हो, वो संसार तुम्हारा नहीं, संसार हमसे बनता है, संसार से हम नहीं। यही बात हो गई। मतलब कहना है कि संसार तुम मेरे हो, लेकिन हृदय में ये कहना है कि संसार को मैं चलाता हूँ, क्योंकि मैं हूँ तभी संसार है, अन्यथा क्या है? कुछ नहीं। तो ये कहने का मतलब है कि मोटिवेशन अद्भुत है कि नहीं? चलिए, ये मैंने अपने ढंग से पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश किया कि संसार को जितना आप समझते हैं कि संसार के चक्कर में आप जो फँसे हैं, उस मोह-माया को छोड़िए, अपना संसार बनाइए। आप जितना अच्छा संसार बनाइएगा, उतने संसार में लोग जुड़ेंगे और आपका संसार हो जाएगा। तो ये सोचिए, ठीक है? चलिए, ये मतलब जॉब लीजिए, रिज़ल्ट लीजिए और अपना सुखी जीवन जिए। सुखी तो जीवन में कभी होता ही नहीं है, सुखी तो दुःख में भी हँसना सीख जाइए तो सुख है। यही है। 38 क्वेश्चन नंबर है, उपमा अलंकार के सर्वाधिक प्रयोग के लिए इसमें से कौन से कवि अधिक प्रसिद्ध हैं? बताइए। उपमा अलंकार के सर्वाधिक प्रयोग के लिए इसमें से कौन से कवि अधिक प्रसिद्ध हैं जी? बता सकते हैं? बताइए। तो 38 का आंसर का जवाब अगर आप देना चाहते हैं तो दे दीजिए। तो हम देंगे ऑप्शन नंबर बी, कालिदास। ऑप्शन नंबर बी, कालिदास। ठीक है? अगर मान लीजिए 39 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। 39 क्वेश्चन नंबर क्या है कि वियोग के अंतर्गत कितनी काम दशाएं मानी गई है? वियोग के अंतर्गत कितनी काम दशाएं मानी गई है बता दीजिए। तो हम बताएंगे कि भाई काव्य शास्त्र में वियोग श्रृंगार जो है, इसके अंतर्गत जो नायिका की 10 काम दशाएं बताई गई है, 10 काम दशाओं की बात कही गई है। याद रखिएगा, वियोग श्रृंगार बहुत खतरनाक है। 40वां प्रश्न है, रोला छंद में कितनी मात्राएं होती है? रोला छंद अगर आ जाए तो इसमें कितनी मात्राएं होती है? सम मात्रिकाएं छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। इनमें से समानतः 11 और 13 मात्राओं पर जो है यति मतलब विराम होते हैं। समझ गए? तो हमको यहाँ पे टोटल बताना है तो 24 मात्राएँ होती है। रोला छंद में कितनी मात्रा होगी? 24 होगी। अगर 41 सवाल की बात करें तो दिए गए विकल्पों में से सही सर्वनाम शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तुम चाहो, चाहो करो। तुम चाहो जो चाहो करो। यही शब्द होना चाहिए ना? तो जो शब्द लग जाए मतलब ऑप्शन नंबर ए का आंसर मतलब 41 का ए होगा। जो तुम चाहो करो, हमको क्या मतलब भाई। 42 आंसर 42 क्वेश्चन नंबर की बात करें, प्रति उत्तर प्रति उत्तर शब्द में कौन सी संधि है? प्रत्यय प्रत्यय अलग कर दीजिए, प्रत्यय उत्तर है। तो बताइए इसमें कौन सा संधि है? तो हम बताएंगे यन संधि के तहत आता है और ये प्रति प्लस उत्तर को जोड़कर होता है, मतलब ई प्लस ऊ मिलकर बनता है य। याद रखिएगा। तो ये यन संधि के तहत आता है। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है। अगर 43 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो मनोरंजन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो मनोरंजन शब्द का संधि विच्छेद आपसे पूछ रहा है, क्या बताइएगा? बताइए। तो हम बताएँगे मनः जोड़ रंजन। मनः जोड़ रंजन कहाँ आ गए? तो मनः जोड़ रंजन ये आ जाएँगे। तो यही संधि है। 44 सवाल आ चुके हैं हम लोग। 70 क्वेश्चन है, 44 आ चुके हैं। को के लिए जो है किस कारक का चिन्ह है? मतलब कौन से कारक का चिन्ह है? को जो लगता है, कौन से कारक है को? किसमें लगता है? तो को जैसे ही आएगा तो ये संप्रदान कारक में आ जाएगा। कर्ता ने कर्म को, है ना? ऐसे करके जो आप जितने कारक हैं उसमें तो संप्रदान को को शब्द आ जाए, कोई भी सेंटेंस में को शब्द आए संप्रदान। और भी शब्द है कर्ता ने कर्म को कर्म में भी आता है। 45 क्वेश्चन है, जब दो शब्द समास युक्त होकर, समास युक्त मतलब एक साथ जुड़कर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए या किसी की विशेषता बना दे, तीसरे व्यक्ति का नाम ले दे, उसे हम क्या कहते हैं? अरे भाई, ये बहुब्रीहि कहेंगे, है ना?
क्या कहिएगा? बहुब्रीहि समास कहिएगा। क्योंकि तीसरे व्यक्ति जैसे लंबोदर हमारे शब्द में है, दोनों जुड़कर बनते हैं, लेकिन लंबोदर तीसरे व्यक्ति मतलब गणेश जी का चर्चा करता है। सेट नंबर 2 देखे होंगे तो अवश्य उससे जुड़ता हुआ आपको मैंने बता दिया। तो शुरू से देखते आइएगा तभी आपको लगेगा मज़ा, फन आएगा फन। अगर हिंदी में आपको मज़ा ना दिला दिया तो नलिन अकाडमी नाम नहीं मेरा, ये मैं बता देता हूँ। सिर्फ़ आप सुनिए, अगर नहीं भी पढ़ के आए तो भी पढ़ के जाइए, एक-एक शब्द आपको याद होगा। और वन लाइनर फिर से ला रहा हूँ, रिपीट करूँगा, इतना बार रिपीट करूँगा कि आपके कानों को सुनाई ही देगा, कभी भूलिएगा नहीं। चलिए, असमंजस, असमंजस में मन उलझना के लिए एक शब्द क्या है? असमंजस में मन उलझना के लिए एक शब्द क्या है बता दीजिए? प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। तो असमंजस में मन उलझना का शब्द आ जाए 46 का, तो ऑप्शन नंबर सी कर्तव्य व्यूह मूड आ जाएगा। तो कर्त अलग कर दीजिए, कर्तव्य बोल दिया मैंने क्योंकि कर्तव्य अलग लगा हुआ है ना एक साथ, लेकिन हम इसे तोड़ेंगे। कर्तव्य वेव वी मूड बोलेंगे, कर्तव्य वी मूड बोल देंगे। शब्द टेढ़ा है, हिंदी है, क्या कर सकते हैं? तो वही हिंदी हिंदी है भाई, शुद्ध हिंदी पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं तो सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तो इतना मुँह से आ रहा है मेरा। 47 47 क्वेश्चन नंबर, वाहनों को रखने का साधन वाक्यांश के लिए क्या शब्द है? आप सुने होंगे गांडीव, गांडीव शब्द होता है अर्जुन, अर्जुन का गांडीव का नाम सुने होंगे। अब इसमें बाणों को रखने वाले को क्या बोलते हैं? बाण जो रखा जाता है, जिसमें बाण रखते हैं ना तीर धनुष, है ना तीर, तो उसमें उसे क्या कहा जाता है? कमेंट करिएगा, ठीक है? अब बताइए बाणों को रखने वाला साधन जो होते हैं, वही तो पूछ रहा आपसे। तो बाणों को रखने वाले साधन के लिए जो है तू नीर शब्द का उपयोग होता है, तू नीर। ठीक है? सुने होंगे गांडीवधारी अर्जुन, है ना? तो वही। लेकिन यहाँ पे बाण रखने वाले साधन की बात हो रही है तो उसे तुनीर बोलते हैं। ठीक है? चलिए, अगर बात करें 48 क्वेश्चन नंबर है शुद्ध वाक्य छाँटना है। अब शुद्ध वाक्य को छाँटने की शुरुआत हो गई है। अब जल्द से जल्द सवाल खत्म होने वाला है क्योंकि शुद्ध वाक्य आएगा और धीरे-धीरे हम समाप्त कर देंगे। 70 क्वेश्चन है, अब आ गए 48 बताइए। तो शुद्ध वाक्य अगर देखा जाए तो इसमें नेताजी को आज वहाँ जाना है, ये शुद्ध वाक्य है। नहीं, नेताजी ने आज वहाँ है, ये कौन-सा शब्द है भाई? चलिए 49 सवाल की बात करते हैं। 49 है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को जो है प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। गणतंत्र दिवस के परेड में सैनिक कदम जो हैं, सैनिक कदम ताले कर रहे हैं। मतलब बराबर-बराबर कदम में चल रहा है। तो अब इसका बताना है कि सही बताना है। ठीक है? तो रेखांकित वाले को सही करना है, तो कैसे सही करिए बताइए? तो इसमें जो है कदम तालें का सही विकल्प होता है कदम ताल, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी। तो कदम ताल कहाँ है बता दीजिए? तो ये सैनिक कदम ताल कर रहे हैं, कदमों ताल नहीं कर रहे हैं, कदम ताल कर रहे हैं। बी हो गए। 50वां प्रश्न देखिए, 50वां प्रश्न है सुरभि, धेनु और गौ गौवत्स बोल दीजिए। गौवत्स किसके पर्यायवाची हैं? गौवत्स ही है तो बोलना क्या है? वही है। सुरभि, धेनु और गौवत्स आ जाए, तो हम जैसे ही गौवत्स आ जाए, सुरभि आ जाए, धेनु बोला जाता है, धेनु गाय को बोला जाता है, दूध देने वाली माताजी गाय को। तो दूध गाय माता होती हैं, तो दूध देने वाली धेनु, है ना? तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए 51 क्वेश्चन नंबर 51 क्वेश्चन नंबर है किस समूह में वादल के पर्याय हैं? बादल समझ जाइए, बादल आ जाए तो पयोद का याद रखिए। मेरा सेट नंबर 2 देखे होंगे पयोद, पयोद सुने होंगे, जलद सुने होंगे, ये सब जो है बादल को नाम है और बादल का पर्याय यही तो है नीरद, वारिद, ये सब जो है ऑप्शन नंबर बी 51 का बी। ऐसे मेघ भी है, घन भी है, जलद मैंने बोला ही, जलधर है, पयोद है, पयोधर है, ये सब जो है जलभर है, ये सब बादल का नाम है। चलिए, ये सेट नंबर 2 में मैंने समझाया था। 52 क्वेश्चन नंबर विफलता का विपरार्थक शब्द। तो विफलता का विपरार्थक शब्द अगर आपसे पूछ रहा है ना, तो आपको अच्छे से जवाब देना होगा। क्या जवाब दीजिएगा बताइए 52 का? तो जवाब देंगे विफलता का अर्थ होता है असफलता या हार, है ना? तो इसका उल्टा बताना है। विफलता हो रहा तो सफलता तो होगा ना जी एक दिन। हार रहे हैं तो जीतेंगे अवश्य, ये भी तो बात जान लीजिए और जीतेंगे ही जीतेंगे, ये गारंटी अपने आप में रखिए। 53 विद्वान का विलोम है, बताइए? चलिए, विद्वान का विलोम बताना है, विद्वान का उल्टा बताना है तो मूर्ख होगा।
एकदम इसमें सोचना ही नहीं, दिमाग को मूर्ख बता दीजिए ना, अज्ञानी बता दीजिए। 54 54 प्रश्न 54 प्रश्न बताइए कि एक आँख से देखना, मुहावरा का अर्थ क्या है? एक आँख से देख रहे हैं, मतलब एक नज़र है तुम पे, लेकिन बताइए इसका अंत, आप बताइए इस ऑप्शन के हिसाब से क्या है? कम दिखाई देना, ऐसा तो नहीं है। बारीकी से देखना, बराबर मानना नहीं, बारीकी से देख रहा हूँ भाई, इसमें सोच के रखना। एक आँख से देख रहा हूँ, तुम पे नज़र है मुझे, तुम पे गहराई से देख रहा हूँ, ये हो गए। चलिए 55 क्वेश्चन नंबर की बात करें। 55 है, कमर कसना मुहावरे का अर्थ है। तो कमर कसने की अगर बात करें ना, तो तैयार होने की बात करेंगे। तैयार होना, कमर कसना, तैयार होना। चलिए 56 क्वेश्चन नंबर 56 है, मेरी वियतनाम यात्रा रचना की साहित्य विद्या है। तो मेरी वियतनाम यात्रा का यात्रा वृत्तांत में है। एक यात्रा वृत्तांत है जो कि भोला पासवान शास्त्री ने लिखा है। तो ये जो है क्या है? यात्रा वृत्तांत है, मेरी वियतनाम यात्रा। तो यात्रा जो है वृत्तांत में आएगा। 57 क्वेश्चन नंबर है, शंकर शंकर तलबी शवला है, सॉरी दंती शवला है, दो भाषाओं से निर्मित हुआ है। बताइए इस शब्द में, इन शब्दों में से नहीं है, मतलब इस 4 ऑप्शन में से कौन-सा नहीं होगा? पिटीशन का। तो संकर जो है शब्द वे होते हैं जो 2 भाषाओं के मेल से बनते हैं, और जब मेल से बनते हैं तो जैसे टिकट घर, रेल यात्री, किताब घर, सब जो है अंग्रेजी और हिंदी के मिश्रण से बने हुए हैं। तो ये हो गया आपका। तो डी जो है चिड़ियाघर, ये जो भाई हिंदी इंग्लिश से मिलकर नहीं बने हैं, चिड़ियाघर मतलब चिड़ियाघर। चलिए 58 क्वेश्चन वाले, इनमें से कौन सा शब्द जो है विदेशी मूल का नहीं है? मतलब इस 4 ऑप्शन में बताना है जो कि विदेशी मूल से नहीं जुड़ा हुआ है। बताइए। तो इसमें जो हम बताएँगे कि विज्ञापन, ये विदेशी मूल से नहीं जुड़ा है। विज्ञापन हमारा है भाई, ठीक है? हमारा है। चलिए 59 क्वेश्चन पर 59 क्वेश्चन है, इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा नहीं है, कौन नहीं है? तो याद रखिए आप, विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा वे होती है जो किसी भाव या गुण को व्यक्त करते हैं, है ना? तो हम प्राथमिकता, सुंदरता और समता विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। लेकिन ममता, ये सब जो शब्द आता है, ये थोड़े से अलग हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी ये सही होगा। चलिए, अगर मान लीजिए 60 प्रश्न की करें, सिर्फ ममता में, एकदम ममता है बेचारा का, कुछ नहीं भाव है, तो ये अलग चल जाएगा। इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऐसे ममता की बात करें तो अपनापन स्नेह और भाव से जुड़ा हुआ है, तो ये तो हमें बताया, लेकिन इससे जरूरत नहीं। इस सर्वनाम से बनी हुई है, कौन? ममता। चलिए, इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो भाववाचक संज्ञा नहीं है, इसमें कौन-सा नहीं है? 60वें प्रश्न का जवाब दीजिए। तो डी जो है खटाई, ये जो है आपका जो है क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है। खटाई से क्या मतलब है भाई? दौड़ है, उतराई है, पढ़ाई है, ये सब जो है क्रिया से बनी हुई भाववाचक है। ठीक है? पढ़ाई तो है बहुत से, क्रिया भी है, पढ़ना भी है और भाव भी बता रहा है। देखिए खटाई क्या है? खट्टा खाइए और आँखों में चलते रहिए, है ना? चलिए, अगर 61 की बात करें तो गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन-सा है? गुणवाचक से। तो गुणवाचक से संबंधित जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। ये हमारा गुणवाचक विशेषण से है। अब ये क्यों अब हुआ, इसका हम बाद में डिटेल देंगे क्योंकि अभी लंबा समय चला जाएगा। अब 62 की बात करें, क्रिया विशेषण रहित वाक्य। क्रिया विशेषण रहित वाक्य बताना है। मतलब इसमें एकदम हटा के रखना है बड़ी। तो इसमें जो है क्रिया विशेषण रहित वाक्य में है जो क्रिया की विशेषता ना बताता हो। समझ गए? उसकी बात हो रही, मतलब ऑप्शन नंबर बी, वह अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी है। ये इसमें जो है अपनी कक्षा का सबसे होशियार व्यक्ति है, मतलब क्रिया इसमें नहीं है। क्रिया की विशेषता भी ना बता रहा है कि हाँ भाई, कक्षा का होशियार लड़का है बस। इसमें क्या क्रिया क्या है? कहाँ है क्रिया? नहीं है। चलिए 63, रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है। इस वाक्य में कारक कौन-सा है? तो दिल्ली से मतलब जयपुर से दिल्ली जा रहा है, तो जयपुर से जो है हमारा कारक है। तो कौन-सा कारक है बताइए? है ना? तो हम बताएँगे कि भाई जयपुर से आवर्धन कारक है ना? तो ऑप्शन नंबर बी, समझ रहे हैं? कैसा लग रहा है वीडियो ज़रूर कमेंट करिएगा। आपका ये कमेंट हमें हौसला बुलंदी हो गया लगा। लीजिए सेट नंबर 2 अगर मेरा देख के आए होंगे तो सेट नंबर 3 में भी ये सवाल देखिए। किस वाक्य में हेतु, हेतु, मद भूतकाल का प्रयोग हुआ है? हेतु, हेतु, मद
भूतकाल का प्रयोग हुआ है जी, बता दीजिए। तो इसमें जो है हमें सावधानी बरतते तो दुर्घटना ना होती। इसमें हेतु हेतु मतलब भूतकाल, जो हेतु हेतु मत भूतकाल का प्रयोग हुआ है। इसमें एक क्रिया वर्तते के कारण दूसरी जो घटना है, दुर्घटना ना होती है। मतलब अगर ये काम करते तो दुर्घटना नहीं होती। इस तरह का सस्पेंस बताता है। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी, सावधानी बरतते तो दुर्घटना नहीं होती ना जी। हेतु हेतु मत भूतकाल में आएगा ना। मतलब सोचते तब तक दुर्घटना हो गई अब का ये हो गया। 65 अब उपसर्ग का उदाहरण नहीं है। अब जो है समय है अब। लेकिन कौन-सा ऐसा शब्द है भाई जिसमें उपसर्ग नहीं है लेकिन है अब लगा हुआ? बताइए, यही है ना? तो हम बताएँगे कि भाई ऑप्शन नंबर डी, अभिशाप में नहीं है। अभिशाप अपने आप में पूर्ण होता है। समझ गए? तो अभिशाप, ठीक है? और भी डिटेल हम बाद में इसकी देंगे, बहुत तोड़ना पड़ेगा इसको। चलिए 66 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। तो गलत युग्म बता देना है 66। तो ऑप्शन नंबर ए, निहिर, नीरीह मतलब नीर प्लस ईह लग जाएगा। ठीक है? चलिए 67 क्वेश्चन नंबर आ गया। 67 क्वेश्चन नंबर है, इनमें से किस शब्द में ईन प्रत्यय नहीं है? इन प्रत्यय नहीं है, किसमें नहीं है? बताइए 67 का। तो इसमें सी में जो है नहीं है। गमगीन, गमगीन में इन नहीं लगता है, रंगीन में इन है। याद रखिए, तोड़ के देख लीजिए। 68 की अगर बात करें, किस शब्द में ल, आधा ल वाला बात है, प्रत्यय नहीं है, जिसमें आधा ल लग के प्रत्यय नहीं बनता है। मैं तो सब में ल है लेकिन प्रत्यय नहीं है। बताइए 68 का आंसर का जवाब देंगे। अतल शब्द में ल प्रत्यय नहीं होता है। तो अतल में, अतल कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में। चलिए 69 सवाल आ गए हैं और बताइए शब्द के शुद्ध रूप जो है लिखे गए, लिखे गलत का चयन कीजिए। मतलब लिखे गलत का चयन करना है। बताइए, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी देखिए, अशुद्ध है केंद्रीय, केंद्रीय जो है अशुद्ध जो है इसका केंद्रीय होगा, यही सही है। ठीक है? ये ऐसे समझ सकते हैं। चलिए, तो ये ज़रूरी नहीं था। 70 प्रश्न और अंतिम प्रश्न है कि किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? बताइए तो सभी शब्द आपका ऑप्शन नंबर बी है। बस इतना ही जान लीजिए। चलिए आज के बाद आज के लिए इतना ही। अब चलते हैं नेक्स्ट चौथा सेट और ये हो गए हमारे हिंदी का सम। कैसा लग रहा है वीडियो? कैसा लग रहा है? ज़रूर बताइएगा।